बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन खानेवाल ने पीटीआई के उम्मीदवार नूरीन निशात डाहा को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस वज़ीर आज़म के मुशीर सरदार अहमद यार हराज और सूबाई वजीर हुसैन जहानिया की इलेक्शन कैंपेन करने की शिकायत पर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जियां। इलेक्शन कमीशन खानेवाल ने पीटीआई के उम्मीदवार नूरीन निशात डाहा को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस वज़ीर आज़म के मुशीर सरदार अहमद यार हराज और सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी की इलेक्शन कैंपेन करने की शिकायत पर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपी 206 का खानेवाल का ज़िमनी इंतखाब है। हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल, इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई उम्मीदवार नूरीन निशात डाहा को नोटिस अहमद यार हराज और हुसैन जहानिया की इलेक्शन कैंपेन करने की शिकायत पर लिया गया है। अहमद यार हराज वज़ीर आज़म के मुशीर, हुसैन जहानिया सूबाई वजीर हैं। शिकायत को निंदा का ऐसा बताना है मुशीर और वजीर साहिबान इंतखाबी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से जवाब तलब कर लिया है। पीपी 206 ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 16 दिसंबर को होगी। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन खानेवाल ने पीटीआई के उम्मीदवार को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस वज़ीर आज़म के मुशीर सरदार अहमद यार हराज और सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी की इलेक्शन कैंपेन करने की शिकायत पर लिया गया है। पोलिंग 16 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पाकिस्तान वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं सरदार अहमद यार हराज और सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं प्रोवेंशनल, वो कैंपेन कर रहे हैं नूरीन निशात डाहा की, जिसके सबब एक एप्लीकेशन मूव होती है इलेक्शन कमीशन को और अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जियां, इलेक्शन कमीशन खानेवाल ने पीटीआई के उम्मीदवार नूरीन निशात डाहा को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस वज़ीर आज़म के मुशीर सरदार अहमद यार हराज और सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी की इलेक्शन कैंपेन करने की शिकायत पर लिया गया है। पीपी 206 खानेवाल का ज़िमनी इंतखाब, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल, इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई उम्मीदवार नूरीन निशात डाहा को नोटिस अहमद यार हराज और हुसैन जहानिया की इलेक्शन कैंपेन करने की शिकायत पर लिया गया है। मजीद इसी पर बात करेंगे। नदीम मुगल खानेवाल से हमारे साथ मौजूद है। नदीम, क्या कहा क्या है? नोटिस ले लिया है इलेक्शन कमीशन ने? जी बिल्कुल, हल्का पीपी 206 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है तो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम हनीफ की जानिब से एक शिकायत जारी तौर पर दी गई थी इलेक्शन कमीशन खानेवाल को। तो इलेक्शन कमीशन के मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं तैयब शाह साहब, उन्होंने इस पर नोटिस लेते हुए तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नूरीन निशात डाहा को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें 3 दिन में जवाब तलब किया गया है। वजाहत तलब की गई है इस हवाले से कि वज़ीर आज़म इलेक्शन टीम के चेयरमैन हैं सरदार अहमद यार हराज और इल्जाम आयद किया गया है कि सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी वो उनके इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, जो कि इलेक्शन कैंपेन की खुली खिलाफ वर्जी है, जिस पर जो है वो मॉनिटरिंग ऑफिसर ने नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से जो है इस हवाले से वजाहत तलब की है। हमने कोशिश की है कि तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार निशात डाहा से इस पर मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें, लेकिन वो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। तमाम दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हों या उनके वोटर हों, उनकी जानिब से यही शिकायत मौसूल हो रही हैं कि सरकारी मशीनरी का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी कैंपेन में। और खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उनके जो भांजे हैं मरहूम शाद अहमद खान डाहा के मसूद मजीद खान डाहा, वो चेयरमैन बल्दियां हैं, वो अपनी सोची में वर्तमान हैं और वो भी असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं इस इलेक्शन पर। और इस किस्म की शिकायत जो है वो मौसूल हो रही है और इन्हीं शिकायत पर जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो जहाँ मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उन्होंने नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जो है वो वजाहत तलब कर ली है। जी, वजाहत तलब कर ली गई है। नदीम मुगल, ये बताइए क्या, क्योंकि सरदार हराज जो हैं वो भी कर रहे हैं, जहानिया गर्देजी वो भी मुलविस हैं, इसके अलावा जो दीगर हुकूमती मशीनरी है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अनदर हैंड देखा जाए तो पीटीआई तो हमेशा से ये कहती रही कि साफ इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर खिलाफ वर्जियां क्यों हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो हमेशा से यही रहा है कि शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और शफाफियत के नारे लगाती रही हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा है कि जब ज़िमनी इंतखाब की जैसे ही कैंपेन शुरू हुई है तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, उस तरह की शिकायत जो हैं वो दूसरी पार्टी की जानिब से जब वो सामने आती रही हैं कि हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं या मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर जो स्टेक होल्डर हैं उनकी जानिब से भी शिकायत मसूल हो रही है
से उन्हें मुख्तलिफ जगह पर जो है इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना भी बनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है वो हुकूमती वज़रा हों, MLA MPs हों, उनकी जानिब से जो है वो कैंपेन के भी जारी रखे हुए तमाम सारे इंतजाम मुस्लिम लीग नून की जानिब से लगाए जा रहे हैं। और उस पर ये देखने में आया है कि इलेक्शन कमीशन के मॉनिटरिंग ऑफिसर ने जब तहरीरी तौर पर ये नोटिस जारी कर दिया, जिसमें 3 दिन के अंदर वजाहत जो है वो तलब कर ली है, तो यकीन ऐसा कुछ मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। तो वाकई ये जब उनकी वजाहत जो है वो सामने आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जो है वो 3 दिन के बाद की क्या वजाहत जो है वो जमा करवाते हैं। बेहतर नदीम मुगल, हम अगर बात करें इसे थोड़ा सा वसी पैमाने पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से टफ टाइम कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में PTI को मिला है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और महंगाई की शरह भी बढ़ती चली जा रही है, उसके सबब भी सरकार को लगता है कि कहीं उनका जो कंट्रोल है अपने वोटर्स पर वो कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि एक जानिब हुकूमत को ये वाज़ेह तौर पर नजर आ गया है कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, उसके अलावा बेरोजगारी बेहतर नदीम मुगल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इस वक्त शिकायत कुनिंदा सलीम साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया राना सलीम आपके वक्त का। कहिएगा, आपने कंप्लेन जो है फॉरवर्ड की है इलेक्शन कमीशन में, किस किस्म के मसाइल हैं, क्या हो रहा है PP 206 में? यहाँ पे गुजरा और ये चेयरमैन अहमद यार ये गोमती अहदेदार सर्किट हाउस को इन्होंने अपना इलेक्शन का दफ्तर बनाया हुआ है। यहाँ से प्राइवेट गाड़ियों में गुजरा कैंपेन करते हैं और जिन लोगों के जो कोई पुलिस में है या कोई एजुकेशन में, उन्हों के पास उन्हों के डेरों पे और उन्हों के पास मीटिंग रखाई जाती है। वहाँ वजीर साहब हुसैन जानिया गर्देजी और अहमद यार अराज और फखर इमाम ये सारे उन लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हुकूमती उम्मीदवार को वोट दे। यहाँ पे सर्किट हाउस में हुसैन जानिया गर्देजी बिलखुसूस और अहमद यार अराज का तो यहाँ घर है, वहाँ से फिर वो रात को घर पे रहता है, हुसैन जानिया सर्किट हाउस में रहता है, वहाँ से प्राइवेट गाड़ियों में जाते हैं। इंशाल्लाह इनको ये अब बुखला गए हैं, तो इनको पता चल गया कि लोगों ने महंगाई का ये जो प्रोग्राम है इसको मुस्तरद करना है वोट के जरिए शेर पे बोर लगा के। अब ये ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने महकमा ज़राअत को कह रहे हैं कि जो नून लीग को वोट दे रहे हैं उनके दुकानदारों को चेक करो। किसी कल भी तो पेट्रोल पंप के नाते से हर जगह पे चलो हंगामा था, और हमारे फेवर वालों को तो DC साहब ने थप्पड़ भी मारे हैं जो हमें वोट दे रहे थे। ये सारी अब सरकारी मशीनरी दिन ब दिन एक्टिव होती जा रही है। मशीनरी दिन ब दिन एक्टिव होती जा रही है। राना सलीम साहब ये भी कहिएगा, आपको क्या लगता है कि इस तरह करने से, क्योंकि PTI तो बात करती है इंसाफ की, लॉ इन्फोर्समेंट की बात करती है, कानून की बालादस्ती की बात करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। बिल्कुल जनाब, उसमें इनका जो वैसे तो इमरान खान का मंशूर भी जो गलत साबित हो गया, जो वो बातें करता था वो भी गलत साबित हुई है। ये वजीर की बातें इनकी तो सारी गलत होगी। इंशाल्लाह इस तरह ये करनी सिर्फ खौफ और राज पैदा करे, वोट तो इनको नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह वोट तो हमारे शहर को मिलेगा। पर ये उच्च हथकंडों पे आए हुए हैं वजीर साहब, जैसे साहब ये जनाब अल्लाह इनको टारगेट मिला हुआ कभी तो मिल जाता है। इंशाल्लाह लोग जो ये झूठे वादे कर रहे हैं, ये 30 करोड़ का हाल जो भी इसका चाहता है कि 30 करोड़ रुपए मेरे पास फंड है, अभी भी हल्के में से आया, उन्होंने कहा वो फंड दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह फंड का लालच वजीर दे रहे हैं, गारंटी हुसैन जैसे दे रहा है, और इंशाल्लाह उनके ये पूरे भी नहीं होने, बस एक लालच दे रहे गवर्नमेंट किसी तरीके से। बेहतर। राना सलीम साहिब शिकायत कुनिंदा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नदीम मुगल तमाम सूरत हाल से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। नदीम मुगल आपका शुक्रिया। इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियां PP 206 खानेवाल 16 दिसंबर को पोलिंग होगी। हुकूमती मशीनरी, हुकूमती वुज़रा और हुकूमती जो मशीर हैं वो कैंपेन कर रहे हैं।
जिक्र करेंगे डॉलर का। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इंटरबैंक में डॉलर फिर से महंगा हो गया है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा हो गया है। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह ₹176.50 पर पहुंच गया है। डॉलर जो है उसकी ऊंची उड़ान है, तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ डाले। डॉलर एक मरतबा फिर से महंगा हो गया है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा हुआ है। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह ₹176.50 पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹176.50 पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर हर गुजरते दिन के साथ महंगा होता चला जा रहा है। ₹1.26 सुबह महंगा हुआ था, अब 24 पैसे मजीद डॉलर जो है वो महंगा हो गया है। मजमूई तौर पर बात कर ली जाए डॉलर की कीमत की तो इस वक्त ₹176.50 पर डॉलर विराजमान है। रुपए की तारीख कम तरीन सतह तक गिर गई है। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह ₹176.50 पर पहुंच गया है। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा हो गया। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह ₹176.50 पर पहुंच गया है। ₹101.26 डॉलर सुबह महंगा हुआ था। अब से कुछ देर पहले हमने आपको अपडेट किया था। अब डॉलर की कीमत में जो है वो मजीद इजाफा हुआ है। डॉलर 24 पैसे मजीद इजाफा हो गया है। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह ₹176.50 पर पहुंच गया है। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान, कहिएगा, डॉलर 24 पैसे मजीद महंगा हो गया। जी, यहाँ पे देखिए कि इस तरह पढ़ने पर डॉलर जो मुसलसल महंगा हो रहा है और तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। एक दिन में अब तक डॉलर ₹1.52 महंगा हो गया है और ₹176.50 की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। 6 माह में देखें तो डॉलर ₹24.22 महंगा हो चुका है और जिससे पाकिस्तान के बैरून कर्जों के बोझ में 2,900 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। और माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया महंगी होंगी, जिससे महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। साथ ही ये कहा है कि तिजारती खसारा, करंट अकाउंट खसारा मुसलसल बढ़ रहा है, जिससे रुपया दबाव का शिकार है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए, मुशीर खजाना आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया है। वहाँ पे बड़ी बात भी कही है उन्होंने कि डॉलर जो है ₹10 असल वैल्यू से ज्यादा है। उसकी वजह कही है कि सट्टेबाज और मुख्तलिफ खबरें उसकी वजह से जो है बिला वजह खरीदारी देखी जा रही है। इसको नोट करें, जल्द रुपए की कदर में बेहतरी आ जाएगी। जल्द ही डॉलर की कदर में जो रुपए की कदर है वो उसमें बेहतरी आ जाएगी। अशरफ खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया है। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा हुआ है। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह ₹176.50 पर पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। डॉलर हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। इंटरबैंक में ₹176.50 का डॉलर हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक में डॉलर फिर से महंगा हो गया। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा हुआ है। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह ₹176.50 पे हुआ है। अब से कुछ देर पहले हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे थे तो ऐसे में डॉलर जो था इंटरबैंक में ₹176.26 महंगा हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद डॉलर ने एक और छलांग लगाई है 24 पैसों की और डॉलर ₹176.50 पर पहुंच गया है। मजीद इसी पर बात करेंगे। माहिर मुआशियात डॉक्टर रमजान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, कहिएगा, डॉलर की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब से कुछ देर पहले अगर देखा जाए तो डॉलर ₹1.26 महंगा हुआ, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद डॉलर ने छलांग लगाई है और अब ₹176.50 पर पहुंच गया है। क्या हो रहा है? महंगाई तो बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। असल में किसी भी चीज की कीमत हो वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई से तय पाती है। तो डॉलर की भी कीमत जो है वो डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई से ही तय पाएगी। तो हमारे मुल्क में ये है कि पहले वो मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम था, तो उसमें सेंट्रल बैंक जो है उसको कंट्रोल करता था, लेकिन अब इन्होंने पूरी तौर पर उसको मार्केट पावर्स के ऊपर ही छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल में नहीं है।
तो किसी भी करेंसी की जो डिमांड होती है वो डिराइव डिमांड होती है, यानी इनडायरेक्ट डिमांड होती है, और वो डिपेंड कर रही होती है आपकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर कि आपने कितनी एक्सपोर्ट की है और कितनी इम्पोर्ट की है। जब भी आपका इम्पोर्ट का बिल ज्यादा होगा आपकी एक्सपोर्ट से, तो आपके मुल्क के अंदर डिमांड फॉर डॉलर जो है वो बढ़ेगी, और जब भी डिमांड फॉर डॉलर बढ़ेगी तो फिर डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब है कि मेन इशू जो है वो आपका ट्रेड का है, ट्रेड डेफिसिट में है आपका इम्पोर्ट का साइज जो है वो बहुत ज्यादा है, डबल है बल्कि आपकी एक्सपोर्ट से। तो इस वजह से आप ये देख रहे हैं कि जितना भी आपको इम्पोर्ट बिल, यानी आप पेट्रोल जो है वो देखें आप, वो भी आप बाहर से मंगवाते हैं, आपकी जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो ज्यादा हैं, जिसकी वजह से वो उसकी प्राइस ऊपर जा रही है। दूसरा ये है कि एक जो फैक्टर है वो हमें पता है कि अफगानिस्तान का भी फैक्टर है, जिस वजह से भी डॉलर की कीमत जो है वो ऊपर जा रही है। तो मेन जो फैक्टर है वो जो है वो सेंट्रल बैंक का रोल है इसके अंदर कि वो उसको कंट्रोल करे, लेकिन चूंकि उन्होंने उसको मैनेज फ्लेक्सिबल नहीं रखा हुआ बल्कि फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, इस वजह से वो उसको उसके अंदर जो है ना वो इंटरवेंशन भी नहीं कर रहे। बेहतर। तो डॉक्टर साहब फिर इसमें करेगा कौन? मुदाखलत जब होगी नहीं तो ऐसे में तो फिर डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है। कल जो शौकत तरीन है उन्होंने कहा कि हमारा जो रुपया है वो 10 रुपये अंडर वैल्यू है, और लेकिन ये होना 6 से 7 रुपये होना चाहिए था। खुद इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, अल्टीमेटली जो लोअर मिडिल क्लास है वो पिसती ही चली जा रही है। जी, ये सेंट्रल बैंक की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्राइस को स्टेबल करे, और प्राइस को स्टेबल करने के लिए जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको वो कंडक्ट करे, और उसमें जाहिर सी बात है अगर वो इसको प्रॉपरली नहीं सीख रहे हैं तो इसका मकसद यही है, वो फिर यही चाहते हैं कि इसके ऊपर हम तो उसके लिए जब भी अब ये डॉलर ऊपर जाएगा तो आपकी महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़नी है फिर उसके नतीजे में। तो इसलिए सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन बड़ी जरूरी है। सेंट्रल बैंक यहाँ पे इंटरवेंशन करे और उसको कंट्रोल करे, तो जाए इसके कि हम उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें और ये फिर ऊपर आता है और हम ये कहते हैं कि अभी भी अंडर वैल्यू है तो आप कितनी इसको ओवर वैल्यू करेंगे, कितना इस चीज को ऊपर लेके जाएंगे। तो आप अपनी ग्रोथ को भी तो देखें ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखें कितनी हो रही है, उसके मुताबिक आप उसको लेके चलते। बेहतर। डॉक्टर रमजान शेख माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। अशरफ आपका भी शुक्रिया। अभी आपको ब्रेकिंग दें, छठी थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। जीप रैली में खवातीन भी जीत के लिए पुरुम्मीद है। थल जीप रैली में शिरकत करने वाली निदा वास्ती ने रोहित से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि थल का ट्रैक बहुत अच्छा है, जीत के लिए पुरुम्मीद हूं। खवातीन को खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। छठी थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। जीप रैली में शरीक खवातीन भी जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। मजीद जाने के आमिर डोगर से। आमिर कहिएगा क्या कहते हैं निदा वास्ती? जी बिल्कुल, थल जीप रैली का आज जो वो दूसरा रोज है और तमाम तर रानाइयों के साथ ये मेला जो वो शुरू हो चुका है। इस थल जीप रैली की खास बात यह है कि खवातीन की बड़ी तादाद जो है इस बार इस रैली में जो शिरकत कर रही है। खातून हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और दूसरा ये बताइएगा कि आप पहली बार आप थल के सहरा में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, कैसी फीलिंग्स है आपकी? ट्रैक के बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा वास्ती है और थल में मेरा जो है ये फर्स्ट रेस है, लेकिन इससे पहले मैंने गवादर और हब रैली की है और गवादर में माशाल्लाह मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और कोशिश मेरी होगी कि यहाँ पे भी मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूं। ट्रैक के हवाले से पूछेंगे तो ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें बहुत सारे इसके जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल गवादर रैली से बिल्कुल डिफरेंट हैं। बहुत ज़्यादा हैंडलिंग है और लेकिन जो है ट्रैक बहुत मज़े का भी है। मैंने रैकी की थी, बहुत मज़ा आया और कोशिश होगी कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूं, फिनिश लाइन अपनी कंप्लीट करूं और पोडियम पे अपना जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल करके ही वापस करें। अच्छा, ये बताइएगा कि खवातीन के लिए इस खेल को जो मुश्किल समझा जाता है, कि आपको डर नहीं लगता इतनी हैवी ड्राइविंग करते हुए? डर नहीं, जब आपको शौक होता है तो फिर डर तो एक चीज़ है, लेकिन आपको जब शौक होता है तो फिर सारी चीज़ें साइड पे हो जाती हैं। मुझे बहुत शौक है और जैसे कि मेरे भाई जो हैं वो 2012 से रेस कर रहे हैं और इस दफ़ा उन्होंने लास्ट टाइम भी और इस दफ़ा भी उन्होंने अपनी रेस छोड़ी ताकि वो मुझे सपोर्ट कर सकें और मुझे सिखा सकें।
तो मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो मुझे इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। घर से जब सबको सपोर्ट मिलती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि औरतें कुछ भी करने से पीछे रह सकती हैं। आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा 9 से 10 जो है वुमेन वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस दफ़ा बड़ी तादाद है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और एक्साइटेड बिल्कुल हूँ और इंशाल्लाह देखें कि अच्छी परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, जीत के लिए पूरी उम्मीद है और इनका यही कहना है कि खवातीन जितनी बड़ी तादाद में हो सके पार्टिसिपेट करें, ये उनके लिए भी बेहतर। और यहाँ पर जो खवातीन जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, हर खातून जो वो जीत के लिए यहाँ पर पूरी उम्मीद। आमिर अली आप हमें अपडेट कर रहे थे, गैस लोड शेडिंग का जिक्र कर लेते हैं। गैस लोड शेडिंग ने आवाम को दोहरे अज़ाब में मुब्तला कर दिया। एक तो गैस दस्तयाब नहीं और अगर सिलेंडर लें तो जान का खतरा। जी हाँ, खवातीन जान पर खेल कर खाना तैयार करने लगी। हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? मुल्तान की मार्केट्स में नाकिस सिलेंडर की फरोख्त जारी है। मज़ीद जानेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन, खवातीन आखिर कहां जाएं? खाना भी तो तैयार करना है, नाकिस सिलेंडर की भरमार है। बिल्कुल, एक तरफ तो सुई गैस आ नहीं रही है और एक ही ऑप्शन रह गया शहरियों के पास और वो है सिलेंडर भरवा कर जो है अपना गुजारा करें। तो ऐसे में मार्केट के अंदर नाकिस सिलेंडरों की जो है वो भरमार है और इसको ना तो हुकूमत रोक रही है, एक तरफ गैस जानबूझ के हुकूमत बंद कर रही है और दूसरी तरफ नाकिस सिलेंडर्स की हवाले से भी ना तो कोई पकड़ दकड़ दिखाई दे रही है। मार्केट में हर जगह से नाकिस सिलेंडर जो है वो सरेआम मिल रहा है। हमने इसीलिए एक जगह पे आए हैं, यहाँ पर कुछ सिलेंडर पड़े हमारे पास। जैसा कि ये सिलेंडर है, ये पुराना है दिखने में, लेकिन ये कैसा मुझे नहीं पता। लेकिन ये 2 सिलेंडर जो हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये देसी साग सिलेंडर है जिसकी चादर भी पतली है, हल्का है वजन में, और ये जो है ये नाकिस सिलेंडर कह सकते हैं इसको, लेकिन इसके वजन से लग रहा है ये बहुत पतली चादर का है, तकरीबन आधा किलो भी इसका वजन नहीं होगा। और दूसरी जानिब ये सिलेंडर है काफी भारी है और इस पे सिलेंडर पे ये इंस्ट्रक्शन और ये टैग लगा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है और ये टेस्टेड का जो टैग है ये लगा हुआ है। लेकिन अवाम को यही 2 चीजें नहीं पता होती, जिसके बाद सिलेंडर नाकिस ले लिया जाता है और उसके बाद जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक हमारे पास एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हैं जो कि सिलेंडरों में गैस भरते हैं। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त नाकिस सिलेंडरों की? भैया नाकिस सिलेंडर आ रहे हैं, गवर्नमेंट आने दे रही है तो आ रहे हैं। अच्छा सिलेंडर लेके आएंगे। ये नाकिस है? ये नाकिस सिलेंडर है, ये लोकल सिलेंडर है, ये कंपनी का नहीं है। ठीक है, ये लोकल सिलेंडर है। ठीक है, जो कंपनी का सिलेंडर होगा उस पर लिखा होगा गवर्नमेंट से मंजूर, ओगरा से मंजूर शुदा होगा। ठीक है ना, ये कंपनी का पड़ा है, इसके ऊपर भी प्रिंट भी है, वो सारा कुछ है। ये कंपनी, आप लोगों को नहीं पता चलता नाकिस है, ये फट सकता है। बस ये लाने वाले को चाहिए ना, जो 2 नंबर सिलेंडर लेके आते हैं, 1 नंबर लेके आए तो टेंशन ना हो। घरों में बच्चे भी होते हैं, हर चीज होती है। कौन रोकेगा? ये हुकूमत ही रोक सकती है उनको, ताकि 2 नंबर सिलेंडर ना दें। एक तो गैस नहीं है और ऊपर से नाकिस सिलेंडर आवाम को दिए जा रहे हैं। कोई भी बड़ा हादसा होता है और आए रोज हादसा हो रहे हैं। हमारी बहनें, बेटियां, माएँ जो हैं वो घरों में चूल्हे जलाती हैं तो उनके साथ हादसा होते हैं, जो कि एक खतरा है। मोहसिन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी गैस का इस्तेमाल बढ़ गया है। सार्फिन गैर मेयारी नाकिस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कौन सी चीज सस्ती है? आजकल हालात क्या जा रहे हैं। एक रोटी पकाने वाला, अब मैं सुबह नाश्ता लगाता हूँ, अब मैं बताऊँ 65 साल की उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा? ना लोहा मिलता है, ना सीमेंट मिलता है, ना बंदा एक तवा नहीं खरीद सकता घर का। हुकूमत तो हमारा गला दबाने पे लगी है, उसने क्या करना है। नाकिस सिलेंडर है हर चीज, गैस इतनी महंगी है ना, कुछ भी नहीं इनकी समझ आ रही सर। इन्होंने सारा कुछ खराब। हम सिलेंडर गैस नहीं खरीद सकते तो सिलेंडर कहाँ खरीद सकते हैं सर? गैस बिल्कुल नहीं आ रहा। ये सिलेंडर जो है ना, ये नाकिस सिलेंडर दे रहे हैं लोगों को, ये फट भी सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। ये इन्हें चाहिए कि अच्छे सिलेंडर दें और अच्छी कीमत पे बेचें, कोई परवाह नहीं है, मगर ये कि सिलेंडर सही होना चाहिए। नाकिस सिलेंडर है, पता नहीं कौन भर के दे रहा है, कौन कंपनी है, लोकल कंपनी है जो बना रही है। माएँ बहनें हमारी किचन में मसरूफ होती हैं, किसी वक्त भी कोई हादसे का शिकार हो सकती है। ये गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में, लोकल कंपनीज बंद करनी चाहिए और गैस की फराहमी को जो है ना बहाल। गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी गैस का इस्तेमाल बढ़ गया है। सार्फिन गैर मेयारी और नाकिस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। नाकिस सिलेंडर किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मजीद जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? नाकिस सिलेंडर्स की भरमार है। गैस की कमी के बायस गैस की कमी को दूर करने के लिए घरों में और कमर्शियल तौर पर एलपीजी गैस इस्तेमाल की जा रही है और एलपीजी गैस के लिए सिलेंडर को इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर और बेशतर हमें ये
ये वाकयात सुनने में आते हैं अफसोसनाक कि सिलेंडर लीकेज होने की वजह से या नाकिस होने की वजह से फट गया, जिसकी वजह से ये नुकसान हो सका। इस तरह के वाकयात से बचने के लिए मार्केट में देखने में आता है कि अच्छी क्वालिटी के और नाकिस क्वालिटी के दोनों सिलेंडर दस्तयाब हैं। किसी मार्केटिंग कंपनी का सिलेंडर होगा, उसमें ये सारी स्पेसिफिकेशन लिखी होगी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये लिखा है, एक तो जिस कंपनी ने बनाया है ये इंपोर्टेड सिलेंडर है। अच्छा, ये जिस कंपनी ने जिसके लिए बनाया वो हैस्कोल पेट्रोलियम के लिए इन्होंने बनाया है। इसके बाद इसका सीरियल नंबर लिखा जाता है, ये उनकी स्पेसिफिकेशन है। वो ये खाली का वजन, टेयर वेट, वाटर कैपेसिटी, टेस्टेड प्रेशर यानी 540 पे ये PSI पे टेस्टेड है, और वाटर प्रेशर, उसके बाद ये टेस्टेड डेट है इसकी, और उसके बाद ये सारा कुछ जो आम। अच्छा, इसी तरह ये सुपर गैस वालों का सिलेंडर है, यानी इन पे वो सारा कुछ जो स्पेसिफिकेशन है वो सारी लिखी होती है। जबकि कोई अगर लोकल कोई सिलेंडर है उसमें आप देखेंगे कि ये बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर किसी ने लिखा भी होगा तो वैसे ही वो समझ भी नहीं आएगा कि क्या लिखा है। अब ये इसमें नई चीज आ गई है, इसमें फाइबर में अब ये नए सिलेंडर है, ये भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड शुदा है, ओगरा से। और इनमें गैस है? हाँ, गैस है इनमें, ये सारे फिल है? सारे फिल है। तो इनका ये देखें, ये सारे गैस में फिल किए गए हैं। इनमें क्या वजन सबका सेम होता है? हाँ, गैस का वजन सेम होता है, वो तो प्लांटों से भर के आती है, लेकिन इसका मटेरियल का वजन भी तकरीबन सेम होता है। जबकि देखेंगे उसमें असल में ये वजन वैसे ही पूरा किया होता है, इन्होंने ये श्राउड ये बड़ा कर दिया ताकि वजन पूरा हो जाए। इसके अलावा इसमें और कुछ करके इसका वजन पूरा होता है। मेन जो फर्क होता है वो शीट का होता है, और जो कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां, वो जहां से बनवाती हैं उनका वो पूरा उसको टेस्ट करवाती हैं। कई किस्म के इसके टेस्ट हैं, जिसकी वजह से ये लोकल से कुछ कॉस्टली भी हो जाता है। और कंपनी की तरफ से जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो ये इस तरह से कि लोग खरीदें जरूर सिलेंडर, जब सिलेंडर लेके जाए। मौजूद हैं आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और DG खान में गैस की कमी के बायस LPG का इस्तेमाल बढ़ गया है, नाकिस सिलेंडर भी मार्केट में मौजूद हैं। मजीद जानने के आशिर इशफाक से। आशिर, कहिएगा क्या डिटेल्स है? बिल्कुल, सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग जहां शुरू हो जाती है, वहीं गैस के लिए, सुई गैस के इस्तेमाल के लिए LPG का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बताइएगा, ज़्यादातर हादसा सिलेंडर फटने से होते हैं, तो वो कैसे सिलेंडर होते हैं जो ब्लास्ट हो जाते हैं तो नुकसान देते हैं लोगों को? 18 गेज का होंगे थे, वो सिरों ना कार है, यानी ये जगह है ना, ये 14 गेज का है। इन्हें सवाल ही पैदा नहीं थे ना फटन का, ठीक है ना सही वाले 16 गेज वाला है, ये भी ठीक है, ये बिल्कुल ए वाने ना वजन चाह के देखो तुम, ठीक है ना सही वाला वो 12 गेज का है, वो तो मजबूत है इन्हें को जेरा वड्डे सिलेंडर है ना 12 kg, वो 12 kg रहने ते असर रखे 14 16 12 कीमतें में कितना फर्क थी? मैंने 14 12 16 18 गेज सिलेंडर कितना फर्क थी? इन्हें सिर्फ 100 का 150 का फर्क होता, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। 70 रुपये बार मांग रो एक बार, एक बार पैसे भरन जान छुड़ा गए, इन्हें भरे वो भी पैसे घट भरे गए, वो भी जनाकारा थी गया। ठीक है, यही कहना है कि शहरी नुकसान से बचने के लिए। आपका शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि केहरोड पक्का के मोहल्ला इस्लामाबाद में अरसद रात से सिविल सिस्टम नाकारा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों को मस्जिद में जाते हुए कपड़े खराब हो जाते हैं, जिससे उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं और वो नमाज पढ़ने से भी कासिर हैं। आशिक हुसैन कुरैशी हमारे साथ है। आशिक, मसला क्यों हल नहीं किया जाता सीवरेज का? सेहतमंदाना माहौल फराम करना अफसरान की जिम्मेदारी होती है। जब ये जो है सेहतमंदाना माहौल फराम नहीं किया जाए तो आवाम को जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह मैं इस वक्त मौजूद हूँ कि रोड पक्का का मोहल्ला है इस्लामाबाद, वहाँ पर जो सीवरेज की सूरत हाल है वो अंतहाई नाकिस है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद के सामने बिल्कुल जो है वो गटरों का गंदा पानी जो है वो इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद है, जिससे जब भी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके कपड़े जो है वो खराब हो जाते हैं। इस वक्त भी अहले मोहल्ला जो है एहतजाज कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे। जी बुजुर्ग दिसाओ, क्या आखना चाहते हो? सारी गंदगी सारा पानी है, बसीते बढ़ जाए, नमाज कपड़े खराब थी ने मेहरबानी की थी वने इन काम किया वने। जी मेरे साथ और शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे?
यहाँ जो अपना पानी वगैरह चाहता है, यहाँ पर यहाँ गंदगी है अपना, यहाँ अपना म्यूनसिपल कमेटी को चाहिए कि यहाँ अपना वो अपना अमला भेजिए, अपना काम कराए, अपना साथ अपना गुस्तान है, मस्जिद अपना मदरसा भी है, यहाँ गंदगी होती है। में से तो और शहरी मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या कहना है? बिल्कुल, आप इसी तरह अभी देख रहे हैं कि यहाँ पानी है, शहरी आने जाने का रास्ता भी है, ईदगाह भी साथ है, जनाजे का भी है साथ, मदरसा भी है और मस्जिद भी है, और आने जाने जो रास्ते वाले उनके कपड़े भी खराब होते हैं, और जब मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो साथ अगर पानी लगेगा तो वो तो खराब हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे। जी, जैसे कि शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं, क्योंकि अब जुम्मे का टाइम है तो शहरी नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में जा रहे हैं तो उनके कपड़े खराब हो रहे हैं। मैं अपना कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाए कि यहाँ पर ईंटें रखी हुई हैं, ईंटों के ऊपर से गुजर कर जो है वो नमाजी जो है वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इस हवाले से उनका कहना है कि चीफ ऑफिसर बल्दिया को कई मरतबा कहा गया का मसला ताहाल हल नहीं हो सका। आशिक आपका शुक्रिया। लियाकतपुर में तरंडा मोहम्मद पनाह मोहल्ला संता में गुज़श्ता कई सालों से सीवरेज के गंदे पानी का बसेरा है। सीवरेज के गंदे पानी के बायस मस्जिद और गलियां मोहल्लों का रास्ता बंद है। तरंडा मोहम्मद पनाह संता में गुज़श्ता कई सालों से सीवरेज का बसेरा, सीवरेज के गंदे पानी के बायस मस्जिद और गलियों मोहल्लों का रास्ता बंद है। नमाज के लिए आते हैं, सीवरेज के गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, जिससे कपड़े खराब हो जाते हैं। बकर मंडी टाउन गल्ला मंडी मस्जिद को जाने वाला रास्ता गंदा पानी जमा होने से नमाजियों के कपड़े खराब होने लगे। गुजरने वाले अवाम को मुश्किलात का सामना। मजीद जानेंगे असलम बलोच से। असलम, क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई? मौजूद हूँ बकर गला मंडी के हक में, जहाँ पर गंदा पानी तिलाब की सूरत इख्तियार कर चुका है। नमाजियों के कपड़े खराब हो रहे हैं। मैं इस गला मंडी का रहने वाला, मंडी टाउन का रहने वाला हूँ। पीछे से सड़क बन के आई है, ये सिरे पे आके 120-30 फुट छोड़ दी गई। गंदा पानी खड़ा है, ऊपर चुबारे बने हुए हैं। डीसी साहब को दरखास्त दी, ढांडला साहब के घर गए, उनके डेरे पे गए, उनकी मिन्नत की। शहानी साहब यहाँ अक्सर आते हैं, उनको दिखाया भी ये सड़क मुकम्मल कराओ। उसने कहा जी अभी आप इंतज़ार करें। किस चीज़ का इंतज़ार करें? इमरान खान को वोट हमने दिए, उनसे ये उम्मीदें नहीं थी कि वह दरमियान में छोड़ के भाग जाएगा हमें। तो डीसी साहब से और एमएनए अफजल साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ये हमारा काम मुकम्मल कराएं, सीवरेज हमारी डलवाएं और ये सड़क मुकम्मल कराएं। आप बात सुन रहे थे इन इलाका मकीनों की। उनका यह कहना है कि सीवरेज निजाम को दुरुस्त कराया जाए, गंदे पानी को खत्म कराया जाए, सड़क कंप्लीट कराई जाए, ताकि जो है हम वक्त पर जो है वो यहाँ पे नमाज अदा कर सकें। मस्जिद को जाने वाला जो मेन रास्ता है इसको दुरुस्त कराया जाए। और शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रंगपुर में मोहल्ला पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के 24 करोड़ से बनने वाली सीवरेज स्कीम का काम सुस्त रवि का शिकार है। महकमा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के 24 करोड़ से बनने वाली सीवरेज का काम सुस्त रवि का शिकार होकर रह गया है। सीवरेज स्कीम को 3 साल में मुकम्मल होना था, मगर 5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद ये मुकम्मल नहीं हो सका। गलियों में गंदा पानी जमा होने से नमाजियों को मस्जिद जाने में सख्त परेशानी का सामना है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा रोही से। जी बताइएगा। रंगपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के 24 करोड़ रुपए के फंड से बनने वाली सीवरेज स्कीम का काम सुस्त रवि का शिकार है। अक्सर ऐसी गलियां हैं जिनको जो है उधेड़ के रख दी गया है, मगर पाइपलाइन डाली ही नहीं गई, जिसकी वजह से गलियों में पानी जो है वो जमा होकर जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। 3 साल में ये मनसूबा मुकम्मल होना था, मगर 5 साल गुजरने के बावजूद भी मनसूबा जो है ये मुकम्मल नहीं हो सका। क्या कहें? आप जानते हैं जैसा कि ये तकरीबन 24 करोड़ का ठेका था। 3 साल में इसे मुकम्मल होना था, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। गलियां जो है ना वो जौड़ बन चुकी हैं, हर गली में पानी खड़ा है, आने जाने में शदीद ताफुन बदबू है। आज जुम्मे का दिन है, आप जानते हैं, नमाज पढ़ने जाएं, नमाजी आते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं, नमाज पढ़ने में दुश्वारी, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं उसमें दुश्वारी। तो मेरे ख्याल में जो है ना हुकूमत नायला, मैं हुकूमत से यही गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करें, इस ठेके को अपने वक्त पर मुकम्मल करें। जी मेरे साथ इस वक्त दूसरे शहरी भी मौजूद हैं। सर आप बताइए कि गलियों में पानी जो है वो जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्या परेशानी है आपको? जी भाईजान, जैसे भाईजान ने फरमाया है कि वाकई जो है ना इधर एक तो मस्जिद है इस गली में, ठीक है, तो मस्जिद नमाजियों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी लाक होती है, बाकी आने जाने में वो भी इसका और बहुत ज़्यादा बीमारियों का जो है ना मौजब बन रही है। इसलिए हमारी भी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करवाया जाए, ताकि जो है ना आवाम को इस बीमारियों से छुटकारा निजात हासिल हो।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, इनका कहना है कि पानी जो है वो गलियों में जमा होकर जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नमाजी जो आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली में डीपीओ इस्माइलुर रहमान खाड़क ने थाना ईसाखिल के संगीन मुकदमात के मुद्दइयों से मुलाकात की है। कत्ल, डकैती, चोरी, नकबजनी जैसे संगीन मुकदमात के मुद्दइयों से तफ्तीश बारे दरियाफ्त किया। डीपीओ ने एसएचओ थाना ईसाखिल और तफ्तीशी अफसरान को फौरी केसेस निपटाने के अहकाम दिए। कहा कि आवाम के साथ डायरेक्ट राबता रखा जाए ताकि आवाम के मसाइल हल करने में आसानी हो। इस मौका पर एसडीपीओ ईसाखिल तसव्वुर अली भी मौजूद थे। कई मुद्दइयों के अदम एतमाद पर डीपीओ ने तफ्तीश को तब्दील भी किया और डीएसपी को केसेस सुनने की हिदायत भी की। मियांवाली में डीपीओ के थाना ईसाखिल के संगीन मुकदमात के मुद्दइयों से मुलाकात हुई है। डीपीओ ने कत्ल, डकैती, चोरी, नकबजनी जैसे संगीन मुकदमात की तफ्तीश बारे दरियाफ्त किया है। डीपीओ के एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान को फौरी केसेस निपटाने के अहकाम। मियांवाली आवाम के साथ डायरेक्ट राबता रखा जाए, डीपीओ का ऐसा कहना है। मियांवाली में डीपीओ की डीएसपी को केसेस सुनने की हिदायत। मुल्तान में पीएचए की जानिब से मौसम सरमा के फूलों की पनीरियां लगाना शुरू कर दी गई हैं। मजीद जानेंगे अली रियाज बताइएगा कौन कौन सी पनीरियां लगाई गई। जी बिल्कुल, शहरी और मुल्तान में जैसे ही मौसम सरमा ने दस्तक दी है तो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से मौसम सरमा की फूलों की तैयारियों का आगाज कर देगा। वैसे मुझे दमदम एयरपोर्ट यहाँ में आपको दिखाए कि यहाँ पर जो पहली बार जो फ्लावर कारपेट पिछले साल बनाया गया था उसमें मैरीगोल्ड की पनीरियां लगाना शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि इस बार 60,000 के करीब मैरीगोल्ड की जो पनीरिया है वो इस फ्लावर कारपेट में लगाई जा रही है। इसका मकसद ये होगा कि सर्दी के मौसम में जैसे ही सर्दी पड़ेगी दिसंबर के महीने में ये फूल खिलेंगे और मार्च तक खिले रहेंगे। तो मुझे तो सर जानते हैं मेरे साथ हॉर्टिकल्चर से मौजूद है पीएचए से। सर क्या कहना चाहेंगे इस फूलों के बारे में और ये बताएगा। पीएचए की जानब से ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है कि हर साल जो है हम फूलों कोई बीजों से जो है पनीरियां तैयार करते हैं, उसके बाद हम पनीरियों से आगे फ्लावर्स जो हैं वो पूरे शहर में लगाते हैं। इस साल भी हमने जो मैरीगोल्ड की है पनीरियां तैयार की हैं और अब हम पनीर तकरीबन 1 महीने बाद उनके शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू है और इसी तरह हमने किले पे जो कारपेट है शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।